हिंदुस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान की फौज से बहुत बेहतर है। कन्वेंशनल कैपेबिलिटी में वी आर सुपीरियर। उन्होंने वो तोड़ दिया। जो एक सोच थी वो सोच टूट गई है इसमें कि हमको फिर से पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई। मुझे बताइए प्रवीण जी, कौन जीता, भारत और? देखिए, वो तो दुनिया ने फैसला किया है, ने ये तय किया है कि पाकिस्तान ने इसमें अच्छा काम किया है। प्रोपेगेंडा जीता इनका या इन्होंने जंग जीती? क्या जीता, प्रोपेगेंडा या जंग तो हुई ही नहीं है। जो हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार भी इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इस पर कोई बातचीत नहीं की, और दुनिया ये समझ रही है कि ये जंग पाकिस्तान जीत गया है। मतलब अगर तथ्यों को भी थोड़ा किनारे रखें तो कम से कम दुनिया को ये कन्विंस करने में पाकिस्तान कामयाब हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रूबी न्यूज ऑफिशियल पर आपको खुशामदीद। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। कौन जीता भारत और पाकिस्तान के बीच? ये जो छोटी मोटी जंग हुई या झड़प हुई या कोई भी आप नाम ले दीजिए इसको टेक्निकल, इसमें जीता कौन? देखिए, वो तो दुनिया ने फैसला किया है। पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोफाइल बढ़ गई है, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई है। उसी के अगर ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट नहीं होता, और ये नहीं होता तो वो डोनाल्ड ट्रंप जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है उनको लंच के लिए नहीं बुलाते। वो इसलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो है ये हमें समझाएं कि मिडिल ईस्ट में क्या होता है, ईरान क्या कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया ने ये तय किया है कि पाकिस्तान ने इसमें अच्छा काम किया है। तो क्या ये प्रोपेगेंडा जीता इनका या इन्होंने जंग जीती? क्या जीता, प्रोपेगेंडा या जंग? देखिए, जंग तो हुई ही नहीं है। जो 4 दिन का काम हुआ है, जंग 4 दिन में खत्म नहीं हो जाएगी। हिंदुस्तान, हाँ जी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, वो एयर वॉर होती है, और वो इसलिए होती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो है, हम दोनों नेबर्स हैं। यहाँ एयर का रोल बहुत बड़ा होगा, और जो एयर फोर्स होती है उसका जो मेन काम होता है वो होता है एयर सुपीरियरिटी। उसको हम बोलते हैं कि एयर टू एयर एंगेजमेंट। तो वो पहली ही 6-7 की रात को हमने देखा कि एयर टू एयर एंगेजमेंट पाकिस्तान एयरफोर्स ने करी, और अगले दिन उन्होंने इंटरनेशनल प्रेस को बुला के ब्रीफिंग भी दी। हम तो अभी तक उसकी बात ही नहीं करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार भी इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इस पर कोई बातचीत नहीं। हम हमारे किसी भी अफसर ने इसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहते। हम खुल के, वो कुछ टिप्पणियां आती रहती हैं, जैसे सीडीएस ने सिंगापुर में बोल दिया हाँ हमारे कुछ रफाल गिरे थे। फिर वो एक और है हमारे नेवल एडवाइजर इंडोनेशिया में, उन्होंने बोल दिया कुछ जहाज गिरे थे। पर एयरफोर्स चीफ ने जब बात करी, हमारे एयरफोर्स चीफ ने, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला इसके बारे में। फिर वो बहुत सारी किताबें आ गई है मार्केट में कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये किया, एयर वॉर की बात नहीं करते। देखिए, जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक है और दुनिया में जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो एयर वॉर को अहमियत देते हैं, और दुनिया ये समझ रही है कि ये जंग पाकिस्तान जीत गया है। मतलब अगर तथ्यों को भी थोड़ा किनारे रखें तो कम से कम दुनिया को ये कन्विंस करने में पाकिस्तान कामयाब हुआ है। देखिए, पाकिस्तान ने 16 सितंबर को, उनके जनरल खालिद हैं जो एक बहुत बड़े अफसर हैं, उनके होते थे, अब रिटायर हो गए हैं, अभी हैं वो एडवाइजर नेशनल कमांड अथॉरिटी के जो न्यूक्लियर वेपन्स में डील करती है। जनरल खालिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इस्लामाबाद में 16 सितंबर को, और उसमें उन्होंने कहा कि 4 रफाल हमने गिराए हैं 6-7 की रात को, और रफाल के नंबर भी दे दिए। उन्होंने अपनी तरफ से एविडेंस दे दिया, पर हमने उसके ऊपर कोई बात नहीं करी। फिर उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो उन्होंने यूएन में बोला कि हमने 7 हवाई जहाज गिरा दिए हैं, और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहे हैं, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ये है, हमें अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, पर हम वो कह नहीं रहे। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत में जो विदेश मामलों के जानकार हैं वो इस बात को दरअसल समझते हैं, लेकिन तथाकथित तथ्यों को पीछे रखे तथाकथित राष्ट्रवाद या देशभक्ति के नाम पे सच नहीं बोलते? क्या आपके जैसे लोगों को फिर एंटी नेशनल नहीं कहा जाएगा? क्योंकि उस दौर में जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, सिर्फ आप ही ऐसे थे जो तथ्यों को बरसा रहे थे। मैं कहूंगी ट्रूथ बॉम्ब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो बरसा रहे थे। एक तरफ यहाँ बमबारी हो रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच, और एक तरफ आप जो है ट्रूथ बॉम्ब गिरा रहे थे, सच्चाई के बम गिरा रहे थे। क्या आपको लोग एंटी नेशनल नहीं कहते? देखिए, अब मुझे क्या कहते हैं वो दूसरी बात है। मैं तो जर्नलिज्म कर रहा था, और एज अ जर्नलिस्ट ये मेरा बनता है, फर्ज बनता है, क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट आता है। मैंने ये सब्जेक्ट 48 ईयर्स पढ़ा है, आर्मी के अंदर भी और आर्मी के बाहर भी। मैं समझता हूँ इस सब्जेक्ट को। तो मुझे खुद अंदर से परेशानी हो रही थी कि मेरा देश है, एंड आई वांट माय आर्म फोर्सेस टू बी स्ट्रांग, आई वांट माय गवर्नमेंट टू बी अपराइट। मुझे अंदर से परेशानी हो रही थी कि अगर कुछ बात हुई है, आप अपना विजन तो दे दीजिए। और ये बहुत बड़ी बात हो गई थी, जैसे मैं आपको बता रहा था। देखिए, हमारे यहाँ भी बोला गया है, ये मैं आपको एक छोटा सा फर्क आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। हमने भी उनकी तबाही करी है, जैसे हम बता रहे हैं 9-10 मई की रात को, उसकी हमने विजुअल्स भी दिखाए हैं। एयर वॉर एक अलग चीज़ होती है। उसका क्यों अलग होती है? क्योंकि उसमें बहुत सालों की मेहनत होती है। जो हमने काम किया या बाकी जो उन्होंने काम किया, वो तो ये है ना कि आप S-400 ले आए, 3 महीने आपने ट्रेनिंग करी और हो गया काम। जब एयर वॉर थी और जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया दुनिया को, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, उसका मतलब है उसमें उनकी सालों की मेहनत है। वो अहमियत है उस बात की, और अहमियत इस बात की है
कि एयर टू एयर वॉर ये प्राइमरी रोल है, प्राइमरी मिशन है किसी भी एयरफोर्स का, ये झुठलाया नहीं जा सकता। तो मैं तो अपनी नॉलेज से, प्रीवियस नॉलेज और एज अ जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ, एक फौजी के तौर पे भी और एक पत्रकार के तौर पे भी। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि जब आप ये सच बोलते हैं, चाहे ये सच कड़वा ही क्यों ना हो, चाहे सरकार ये सच ना सुनना चाहती हो सकता है जनता के खेमे को भी पसंद ना आए, लेकिन आप इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको इस देश से प्यार है और आप ये चाहते हैं कि हमारी जो तीनों फौजें हैं वो मजबूत हों। नहीं, ये तो कहने की मुझे जरूरत भी नहीं है। ये मेरा मुल्क है, इस मुल्क में मैंने आर्म्ड फोर्सेज में नौकरी करी है, तो इसमें मुझे कोई कहने की तो बात है नहीं कि मेरा देश और मुझे प्यार है उससे। ऑब्वियसली आई लव माय कंट्री। तो अब मुझे बताइए कि क्या इससे ये भी एक चीज एक्सपोज हो गई है कि खासकर हमारी एयरफोर्स, उसमें कमियां हैं, उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। हमें सबसे पहली बात तो इस बात को कबूल करना चाहिए कि हमें झटका मिला है और उसके बाद फिर हम उस कमियों को दुरुस्त करें। ऐसी कोई 3 चीजें आप बताइए जो भारत की सरकार सुनना नहीं चाहती, जो हमें एयरफोर्स में करना चाहिए। देखिए, एयरफोर्स को मालूम है, एयरफोर्स से कुछ आला अफसर, रिटायर्ड अफसर मेरे से बात भी कर चुके हैं। ठीक है, जब बालाकोट हुआ था 2019 में, तो एक बड़ी कमजोरी जो देखी गई थी इंडियन एयरफोर्स की, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जिसमें जैमिंग कर देते हैं कम्युनिकेशंस की दूसरे एनिमी के। तो वो एक कमी थी, उन्होंने बेहतर इसका प्रदर्शन किया था, तो वो कमी आज भी दिखी है। तो समझती है एयरफोर्स? हाँ, एयरफोर्स के सब ऑफिसर समझते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। हमारी एयरफोर्स जो है वो एक बहुत प्रोफेशनल एयरफोर्स है और मुझे कोई शक नहीं है एयर चीफ ने भी शायद राय दी हो प्रधानमंत्री को या जो भी बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं कि शायद हमें इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कंस्ट्रेंट्स डाल दिए थे। देखिए, एयर जब वॉर होती है, आप वो कुछ भी बोलते रहे कि हमने फ्री हैंड दिया, पर जैसा लगता है वो इतना फ्री था नहीं। उतना फ्री, बल्कि ये तो कहा भी गया, ये तो बाकायदा अफसर ने बोला कि हमें फ्री हैंड नहीं दिया। वो जैसे वो हमारे नेवल एडवाइजर हैं, तो बताया गया कि वो ही हैज बीन मिसकोटेड। तो कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इज वन थिंग। दूसरा ये है कि अब जो एयर की लड़ाई है, जो पाकिस्तान ने दिखाया है और जो हमने अलग भी देखी है, वो अब डॉग फाइट्स नहीं होंगी एयरफोर्स की, वो होगी जिसको हम बोलते हैं BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज। इसका मतलब आप कितनी दूरी से मार कर सकते हैं, जैसे कि वो क्लेम करते हैं हमने 143 किलोमीटर पे जाके मार करी है, उसकी अहमियत है। तीसरी चीज स्पेस की अहमियत है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पास विजिबिलिटी थी, उनको मालूम था, एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स मालूम थे, वो आइडेंटिफाई कर पाए एयरक्राफ्ट को। कहने का मतलब ये एयरफोर्स सब बातें समझती है। वी आर अ प्रोफेशनल एयरफोर्स, इसमें कोई शक नहीं है, बट उसको शायद लिमिटेशंस में काम करना तो पड़ा। पहलगाम हमला पाकिस्तान के जरिए करके हमें कमजोर करने की कोशिश की, हमारे नागरिकों की जान ली, उसके बाद हमने ऑपरेशन से दूर किया और उसका भी तथाकथित तौर पे फायदा पाकिस्तान को ही हुआ कि इतनी बड़ी डील अब सऊदी अरब से मिल गई है। अगर ये जंग के नतीजे या जंग का जो पूरा प्रोपेगेंडा होता है, क्योंकि एक तो प्रोपेगेंडा वॉर भी होती है, वो अगर भारत के पक्ष में जाता तो क्या ये मुमकिन था कि ये पाकिस्तान सऊदी जो डील हुई, क्या ये भारत सऊदी डील होती? देखिए, मैं इससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब ये बातचीत हो रही थी और पहलगाम हो गया था कि इंडिया करेगा कुछ की नहीं करेगा, मैंने एक वीडियो किया था, सोलो वीडियो था मेरा, जिसमें मैंने कारण दिए थे कि इंडिया एयर वॉर नहीं करेगा, जो अब ट्रोल मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैंने उसको समझाया था ये क्यों नहीं करेगा, पर हमने की। कहने हमने क्यों की, क्योंकि वो अभी रिसेंटली जो हमारे आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने एक जगह बयान दिया है कि जो ऑपरेशन का नाम भी था वो प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। तो जैसे कि हमने देखा बालाकोट में भी प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला है कि वो क्लाउड से तो हमें फायदा हो गया। तो जब पॉलिटिकल लीडरशिप ऑपरेशनल मैटर में इन्वॉल्व हो जाती है तो वो एक अलग मसला हो जाता है। और इमोशन जिस तरह से घुसाए जाते हैं, नाम जिस तरह से रखा गया, बाकायदा सिंदूर का वो लगाकर, वो भी अपने आप में एक तरह से एक महिलाओं को इस्तेमाल करने की भी कोशिश। वो देखिए, वो आपको ज्यादा समझ होगी उन बातों की। मैं तो ये बताना चाहूंगा सिर्फ कि अब ये क्लियर हो गया है कि प्रधानमंत्री ने नाम दिया था सिंदूर, क्योंकि कोई एयरफोर्स या आर्मी वाला ऐसा नाम नहीं देता, नहीं सवाल ही नहीं उठता है। तो कहने का मतलब ये है, बहुत सीधा सा, 100% फायदा हुआ है पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो है, और मैंने ये कहा भी था कि ये फायदा होगा, इसमें भी मैंने वीडियो किया है और वो वैसे ही बिल्कुल हुआ है। आप समझ रही हैं आप बात को कि ये कोई, देखिए जिसको भी थोड़ी सी भी समझ है इन बातों की, उसको क्लियर था कि ये ऐसे ही होने वाला है। अब ये थोड़ा सा डिटेल हुआ, मैं पाकिस्तान पर बाद में आना चाहती थी, लेकिन चूंकि बात हो गई, अच्छा रहा। मैं वापस आना चाहती हूँ कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप का हमारे प्रधानमंत्री के साथ मसला क्या है? क्या उनको कोई आपसी मनमुटाव है, कोई आपसी समस्या है? एक थियरी ये भी दी जाती है कि जब ये इलेक्शन कैंपेन चल रहा था यूएस में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन, तब नरेंद्र मोदी जी वहाँ थे, डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिलना चाहते थे और चाहते थे कि वो भारतीय मूल के लोगों से पिछली बार की तरह अपील करें कि अब की बार ट्रंप सरकार फिर से। लेकिन उस वक्त जब भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया, नरेंद्र मोदी ने, ट्रंप आ गए थे, तो मोदी जी को ये मैसेज दिया गया कि भाई हार रहे हैं फिर से ट्रंप, तो उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की और तब से उनके दिल में एक फांस चुभ गई है और नरेंद्र मोदी के साथ ये उनकी पर्सनल दुश्मनी। देखिए, वो उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता, पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स को। वो बात ये है
जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया था कि मेरी पहली फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी इस टर्म में इज टू बी अ पीस टाइम प्रेसिडेंट, जिसका श्रेय पाकिस्तान तो दे रहा है कि आपने सीज फायर करवाया, हिंदुस्तान ने नहीं दिया। जबकि ये क्लियर है कि डोवल साहब ने बात करी है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी, आप मुझे ये बताइए, 1.4 बिलियन लोगों का मुल्क है, बहुत अच्छी जगह लोकेशन में है उस समय दुनिया में जब चेंजेस हो रहे हैं बहुत बड़े बड़े। हमने क्या किया? हमने ये किया, 20 जनवरी को इसी साल इनॉग्रेशन हुई डोनाल्ड ट्रंप की, बिना समझे हुए कि उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी सेकेंड टर्म में। 13 सितंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर व्हाइट हाउस में थे और हमने वो जॉइंट स्टेटमेंट साइन कर दी, जिसमें हमने ये कह दिया अमेरिका को कि हम आपको आपका जो अभी हमारे साथ बायलैटरल ट्रेड है, विच स्टार्ट एट $139 बिलियन, हम 5 साल में इसको $500 बिलियन कर देंगे और हम आपसे ग्रीन टेक्नोलॉजी लेंगे, बिग टेक्नोलॉजी लेंगे, एनर्जी लेंगे, डिफेंस लेंगे। जब आपने सब कुछ दे ही दिया पहले बिना फॉरेन पॉलिसी समझे हुए, तो उस जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, वो तो आप उनकी जेब में बैठी गए जाके। तो फिर भी क्यों इतना ज्यादा उन्हें समस्या है भारत के प्रधानमंत्री से? वो बार बार चुभो के ये बात कहते हैं, यानी करीब 2.5 दर्जन बार, ये अंदाजा है कि करीब 30 से ज्यादा बार वो ये कह चुके हैं कि ये जो समझौता है मैंने कराया, सीज फायर मैंने कराया। इसके बाद बाकायदा आप देखिए उनके बयान किस तरह से भारत को एक फेल्ड कंट्री कह रहे हैं वो। तीसरी बात यह है कि न सिर्फ भारत के बारे में कमेंट कर रहे हैं, टैरिफ्स लगा रहे हैं भारत के ऊपर। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में जिन देशों में टैरिफ लगाया गया है उनमें भारत शामिल है और जिनमें कम लगाया गया है उनमें पाकिस्तान शामिल है। तो दोनों तरफ, यानी जहां भारत को ज्यादा चुभता है वो बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान की लगातार तारीफ करते हैं, उनके उस सेनाध्यक्ष को बुला के अपने यहाँ लंच कराते हैं जो हमारे यहाँ पहलगाम के लिए जिम्मेदार है, ये जो हम समझते हैं दरअसल पहलगाम के लिए जिम्मेदार है। तो हर तरह से मैं कहूंगी जिसे रबिंग इन द रॉन्ग प्लेस जिसको बोलते हैं, हमेशा वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पर्सनल दुश्मनी वाली बात, आप ये क्लैश देख रहे हैं दो नेताओं का। See, there are two things here. First of all, he is not a regular politician, Donald Trump, and he has an ego, and he's made it very clear that this is my priority, and you're denying him that priority. He's not happy about that. Then, as far as you are concerned, he actually has nothing to gain from you because whatever there was, you already told him that please take it. तो अब क्या मसला है? तो अभी मसला बहुत साफ है कि प्रोफाइल पाकिस्तान की बढ़ गई है। पाकिस्तान has become useful for the simple reason जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। वहाँ की जो लड़ाई है वो कोई खत्म होने वाली नहीं है, उसमें पाकिस्तान का रोल रहेगा, पाकिस्तान एडवाइस करेगा डोनाल्ड ट्रंप को। ये बात बहुत पेचीदी, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट मिनरल्स दैट द पाकिस्तानीज आर गिविंग। ये मिनरल की बात भी है कि तो आप कह रहे हैं इससे ज्यादा पेचीदा है क्या? द की इशू इज दैट पाकिस्तान एज अ मुस्लिम नेशन जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसने ये साबित किया है। देखिए, मैं आपको व्यूअर्स को एक बात बताना चाहता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच नॉट मेनी पीपल आर सेइंग। वो ये है, आफ्टर द 1971 वॉर दैट मिसेस गांधी फॉट एंड वी क्रिएटेड बांग्लादेश, सोच ये थी दुनिया के अंदर कि हिंदुस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान की फौज से बहुत बेहतर है, कन्वेंशनल कैपेबिलिटी में वी आर सुपीरियर। ऑपरेशन सिंदूर ने वो तोड़ दिया है। जो एक सोच थी वो सोच टूट गई है इसमें, क्योंकि अगर वो जीते भी नहीं है तो ये दुनिया को पता चल गया है कि उन्होंने बराबरी से काम किया है, इसलिए उनकी प्रोफाइल बढ़ गई है। ये बहुत सीधी सी बात है। उसी समय देखिए मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम हुई और अब उसको डोनाल्ड ट्रंप को फिर से पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई है। ईरान के साथ पंगा है। अब आप देखिए ना नक्शे में कहाँ बैठा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ईरान के साथ जोड़ के बैठा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जोड़ के बैठा है, उसके आगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है। और सुनिए आगे की बात, जो डोनाल्ड ट्रंप के अभी जो उन्होंने अपॉइंट करा है अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया सर्गियो गोर, ये पहली बार हुआ है, पहली बार कि अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया हैज बीन गिवन अ एडिशनल टास्क। एडिशनल रोल क्या है? टू बी अ स्पेशल ऑनबॉय फॉर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। अब इसमें पाकिस्तान और फील्ड मार्शल मुनीर का बहुत बड़ा काम है। कहने का मतलब ये है, अगर सिंदूर हम नहीं करते तो बहुत चीजें ठीक रहती। लेकिन सिंदूर तो हमें करना था, हम कैसे हमला बर्दाश्त कर लेते जी? हम हमला कैसे बर्दाश्त कर लेते? देखिए, उसका भी एक अलग तरीका है, पर वो एक लंबी कहानी है, वो किसी और रोज बात करेंगे। वो किसी और रोज बात करेंगे। मैं आगे थोड़ा बढ़ना चाहती हूँ। जी, आप कह रहे हैं कि कोई और तरीका जंग का हो सकता था? नहीं, जंग की जरूरत ही नहीं थी। अब देखिए, उसको मैं छोटा सा समझा देता हूँ। देखिए, जैसे हम जानते हैं कि चीन जो है वो ईस्ट लद्दाख में हमारी टेरिटरी में बैठा है और वो मई 2020 से बैठा है। हम उसको फिजिकली उठा तो नहीं पाए ना। क्यों नहीं उठा पाए? क्योंकि उसके पास वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है। अगर हिंदुस्तान की फौज ने वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी बनाई होती, 1990 में कश्मीर में प्रॉब्लम शुरू हुई, 35 साल में हमने वो नहीं बनाई, इसीलिए वो प्रॉक्सी वॉर भी करते रहे, क्योंकि वो डरते ही नहीं है। और अब सिंदूर ने ये साबित कर दिया है दुनिया को
जबकि वो कम नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। रूबी न्यूज ऑफिशियल सब्सक्राइब करें। वीडियो में इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।